तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th का साइंस का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में क्लास 6th में जो साइंस का चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद फाइबर की डेफिनेशन देखते हुए फाइबर के टाइप्स पढ़ेंगे। और फाइबर के टाइप्स में विशेषतः नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के अंतर्गत हम लोग प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट और एनिमल फाइबर के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइबर। तो ये जो फाइबर शब्द है ये लैटिन भाषा के फाइब्रा शब्द से बना है। फाइब्रा का मतलब होता है सब्सटेंस दैट इज़ सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन इट्स विड्थ, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। दूसरे शब्दों में क्लास 8th के लिए अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ फाइबर, तो हमारा एक लाइन का आंसर होगा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फाइबर। तो याद रखेंगे, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फाइबर। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फाइबर से किस प्रकार से यार्न बना, यार्न मतलब धागा, और यार्न से किस प्रकार से फैब्रिक बना, यानी कि धागे से किस प्रकार से कपड़ा बना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खासियत ये थी कि ये सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में बसी थी और यहाँ पानी की उपलब्धता के कारण, और दूसरा नदी में जब भी बाढ़ आती है तो वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, तो जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जो है सभ्यता का विकास हुआ। अर्थात मनुष्य जो है खानाबदोश जीवन छोड़कर एक जगह स्थिर होकर खेती बाड़ी करने लगा, एक जगह स्थिर होकर रहने लगा। और जब मनुष्य स्थिर होकर रहने लगता है और उससे खाने पीने की इतनी चिंता नहीं होती है, तो वहीं से संस्कृति का विकास होता है। तो संस्कृति के विकास के क्रम में मनुष्य ने अन्न उत्पादन के अलावा और भी ऐसी चीज़ों के उत्पादन को सीखा जो उसकी संस्कृति को बढ़ाती हैं। जैसे कि उसने कपास की खेती करना, जूट की खेती करना भी सीखा। अब इस कपास से, जूट से जो है वो कपड़े बनाएगा, रस्सियाँ बनाएगा, जो कि उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं। तो सिंधु घाटी के अलावा गंगा नदी बेसिन और साथ ही मिस्र में नील घाटी की सभ्यता, इन तीनों ही जगह ये कपास की खेती प्रारंभिक अवस्था में होती थी और इससे कपड़े भी बनाए जाते थे। जैसा कि आप लोग पुरानी अगर पिक्चरें या सीरियल्स देखते होंगे तो उसमें आप एक विशेष उनके पहनावे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके कपड़े सिले नहीं होते थे, यानी कि कोई शर्ट या पैंट की स्टिचिंग नहीं होती थी। सिर्फ कपड़े कपड़े जो हैं धागे से बुनाई करके कपड़े बनाए गए और उसे लपेट लिया गया, जिसका उदाहरण आज भी हमें मिलता है साड़ी के रूप में या लुंगी के रूप में या धोती के रूप में। तो ये कपड़े का एकदम सिंपल पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है फाइबर की डेफिनीशन के बाद ओरिजिन के आधार पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल फाइबर। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति द्वारा जो हमें फाइबर या थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। इस नेचुरल फाइबर में सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है कॉटन, यानी कि कपास। अब हम लोग कॉटन टॉपिक के अंतर्गत कई चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले है गिनिंग। गिनिंग का मतलब ये होता है कि कपास, जो कपास का पौधा है उसके फल से, जब फल उसका पक जाता है तो उसमें से कपास निकलता है, उसे हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं। कॉटन बॉल से कॉटन और सीड को अलग करने की प्रक्रिया को ही गिनिंग कहा जाता है, यानी कि द सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर एंड सीड फ्रॉम द कॉटन बॉल इज़ नोन एज गिनिंग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये कपास का पौधा है और ये कपास का फल है। अब मैंने यहाँ फल क्यों कहा, ये दिखने में तो फूल दिख रहा है, लेकिन इसको मैंने फल इसलिए कहा क्योंकि इसके बीच में बीज पाया जाता है। तो जिस प्रकार से आम जो है, आम का बीज आप देखेंगे और उसके ऊपर उसके फाइब्रस सब्सटेंस रहता है, ठीक इसी प्रकार से कपास में भी बीज रहेगा, उसके ऊपर फाइब्रस सब्सटेंस रहेगा जो कि आपको सफ़ेद रंग में दिख रहा है।
अब गिनिंग के द्वारा हम जो है इसमें से बीज को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद सिर्फ कॉटन के फाइबर बचेंगे, जो कि आप लोग अभी फ़ोटो में देख रहे हैं। अब ये गिनिंग की प्रोसेस कैसे की जाती है? पहले तो बाई हैंड की जाती थी, लेकिन अब मशीन के द्वारा की जाती है। तो हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिनिंग की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे कॉटन बॉल्स को हम लोग बीज निकाल सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि गिनिंग के बाद सेकेंड प्रोसेस होती है स्पिनिंग की। स्पिनिंग का मतलब ये हुआ कि अब हम कॉटन फाइबर से धागा बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे कॉटन फाइबर्स को हम लोग स्पिन करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के कारण धीरे धीरे वो एक धागे का रूप ले लेती हैं। अब ये स्पिनिंग की प्रोसेस जो है ये मशीनों के द्वारा भी होती है, और दूसरा ये मैनुअल भी होती थी, जैसे कि चरखा। तो आप लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरखे की भूमिका के बारे में बहुत पढ़ा है। गांधी जी चरखे का प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। इसके द्वारा उन्होंने स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया। तो चरखा क्या है एक्चुअली में? ये कॉटन फाइबर से यार्न बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो कॉटन फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कर कहते हैं, और ये स्पिनिंग चरखे के द्वारा भी की जा सकती है, मशीन के द्वारा भी की जा सकती है। अब जब हम लोगों ने स्पिनिंग के माध्यम से यार्न अर्थात धागे बना लिए, तो अब इन धागों के द्वारा हम लोग कपड़े बनाएंगे। ठीक है, तो ये कपड़े बनाने की मशीन है, इसे हम लूम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यार्न से फैब्रिक अर्थात कपड़ा कैसे बनेगा। तो ये जो है यार्न से कपड़ा वीविंग के द्वारा बनता है। अब व्हाट इज़ वीविंग? तो वीविंग की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। अर्थात धागों को जब हम इस तरीके से अरेंज करते हैं और इस तरीके से बुन देते हैं ताकि वो एक सेट के रूप में हमें दिखाई दे, तो हम उसे क्या कहेंगे? फैब्रिक कहेंगे। अब यार्न से फैब्रिक बनाने की जो विधि है, इसे हम यार्न से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोगों ने क्या कहा? वीविंग। अब ये वीविंग की प्रक्रिया जिस मशीन के द्वारा होती है उसे हम क्या कहेंगे? लूम। तो जो आप लोग फिगर देख रहे हैं ये एक मशीन है, और ये संभवतः बिजली से संचालित है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे पावर लूम। तो लूम क्या हुआ? यार्न से फैब्रिक बनाने की मशीन। अब अगर ये बिजली से संचालित होती है तो हम लोग इसे पावर लूम कहेंगे, और अगर यह मैन्युअली संचालित होती है, बाई हैंड संचालित होती है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगी हुई है, तब हम इसे कहेंगे हैंडलूम। तो आप लोग अक्सर मार्केट में सुनते होंगे कि ये कपड़ा हैंडलूम का है। तो ये हैंडलूम का मतलब क्या हुआ कि ये बिना मशीन की मदद से बनाया गया। लूम क्या है? लूम वह मशीन है या वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, अर्थात धागों से कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिगर में आप लोग एक और हैंडलूम को देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेचुरल फाइबर के सेकंड एग्जाम्पल पे, जो कि है जूट। तो फिगर में आप लोग देख रहे हैं जूट का एक प्लांट है, और इस जूट के प्लांट से हम लोग फाइबर एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उस फाइबर से हम लोग कई चीज़ें बनाते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चीनी का बोरा। तो ये जो चीनी का बोरा आप लोग देख रहे हैं ये जूट फाइबर का बना हुआ है, और इससे रस्सियाँ भी बनती हैं। तो रस्सियों का भी फिगर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेचुरल फाइबर के अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है फ्लैक्स का। तो फ्लैक्स का आप पौधा देख लीजिए, जिसे गांव में सनई कहते हैं। तो ये सनई के फूल पीले रंग के होते हैं, और सनई के फूलों का चोखा भी बनता है। तो जो लोग गांव में रहते होंगे या जो गांव जाते होंगे वो ज़रूर उन्होंने इसको खाया होगा। अब हम लोग सनई के पौधे के स्टेम से जो फाइबर निकालेंगे तो उसे फ्लैक्स फाइबर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और इसमें फाइबर के बारे में बात करेंगे, लेनिन फाइबर। लेनिन फाइबर ये हिंदी में इसे तीसी का पौधा कहते हैं। तो हम लोग इसके तीसी के बीज को खाते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अब इसमें भी इस तीसी के प्लांट के स्टेम को भी पानी में डाल के सड़ाया जाता है। उसके बाद जो है फाइबर फूल जाते हैं, और इसी फाइबर को निकाला जाता है, और इसी से लेनिन के फाइबर बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लेनिन का फाइबर यहाँ देख सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल पे आते हैं, कॉयर, यानी कि नारियल के रेशों द्वारा जो फाइबर बनाया जाता है उसे कॉयर कहते हैं, जो फाइबर होता है उसे कॉयर कहते हैं। ठीक है, तो कॉयर के आप लोग मैट्रेस मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नेचुरल फाइबर के अंतर्गत कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि नेचुरल फाइबर के अंतर्गत हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा कॉटन का, जिसमें हम लोगों ने कॉटन की प्रोसेस भी देखी, दूसरा जूट, तीसरा फ्लैक्स और चौथा कॉयर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एनिमल फाइबर पे। तो एनिमल फाइबर के पहले ये आप फ़ोटो देख रहे होंगे तो आप लोग इसके बारे में समझ रहे होंगे ये क्या चीज़ है, और इसको क्लियर कर दिया जाता है। ये प्रथम हमारे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, और ये अक्सर एक एक पर्टिकुलर ड्रेस सेंस में देखी जाती हैं। ये जो साड़ी है ये सिल्क की बनी हुई है, और चूँकि आप लोग बनारस के हैं, बनारस जो है सिल्क साड़ियों के लिए मशहूर है। तो यहाँ जो है सिल्क जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एनिमल फ़ाइबर का। अब हम लोग जो है सिल्क फाइबर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे इसी क्रम में सबसे पहले आप लोग ये जो फिगर देख रहे हैं, ये है मलबरी प्लांट का। तो ये जो मलबरी है, अब इसके पत्तियों को भी ध्यान से देखिए और इसके फलों को भी। हो सकता है आप लोगों ने गाँव में भी कहीं-कहीं ये दिखता है। तो ये जो मलबरी का प्लांट है, इसी की पत्तियों पे सिल्क वॉर्म जीवित रहता है, यानी कि सिल्क वॉर्म का भोजन क्या है? मलबरी की पत्तियाँ। तो इस फिगर में आप लोग एक सिल्क वॉर्म को देख सकते हैं। अब ये जो सिल्क वॉर्म है, इसके कई स्टेजेस बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे कि कई स्टेजेस होते हैं इसके डेवलपमेंट के। तो ये सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ अपने मुंह को हिला के अपने सलाइवा के द्वारा एक पतला चिपचिपा पदार्थ, रेशेनुमा पतला चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिडिफाई होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिल्क वॉर्म अपने शरीर के चारों तरफ बनाता है, जिसे हम लोग कोकून कहते हैं। ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं। अब इसी में से जब हम सिल्क वॉर्म को निकाल लेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है ये टोटली क्या है? सिल्क फाइबर है। तो ऐसा माना जाता है कि सिल्क की खोज चाइना में हुई। चाइना में कोई राजकुमारी थी, अब ये ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी थी, वो मलबरी के पेड़ के नीचे बैठ के गर्म चाय या इस तरीके का कुछ गर्म पदार्थ पी रही थी, और उसी समय सिल्क का एक सिल्क वर्म कोकून सहित उनके चाय की प्याली में गिर गया। और चूँकि हीट के कारण ये जो सिल्क के थ्रेड्स हैं, जो फाइबर हैं, जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इनकी चिपचिपाहट जो है गर्मी पाके कम हो जाती है, तो ये थोड़ा स्वेल कर जाते हैं और सिल्क फाइबर एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। तो जब इसे अलग करके देखा गया तो एक मजबूत चमकता हुआ रेशा मिला। तो इस प्रकार से माना जाता है कि सिल्क फाइबर की खोज हुई। अब एनिमल फाइबर में दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये सामने आपको शीप दिख रही है, भेड़ दिख रही है। तो भेड़ के भी शरीर पे जो बाल हैं, तो हमारी डेफिनेशन क्या है फाइबर की? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो भाई थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो ये है ही, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वूल, यानी कि ऊन। तो ये जो भेड़ें हैं, खासकर ठंडे प्रदेशों में, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है एडाप्टेशन। तो ठंडी से बचाव के लिए इनके शरीर के ऊपर जो है लंबे लंबे बाल उग आते हैं, और हम जो है इन्हीं बालों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के सामान बनाते हैं। क्योंकि ये रेशेनुमा है तो इनका वीविंग भी बहुत आसान है। तो हम लोग जो है इसे क्या कहेंगे? एनिमल फाइबर का एक एग्जांपल, जैसे कि वूल। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बकरी है, ये भेड़ नहीं बकरी है, और ये पश्मीना गोट है। ठीक है, तो जो पश्मीना गोट कश्मीर की है, ये फेमस है, ये पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। तो वापस फिर से, अगर पहाड़ी एरिया में पाई जा रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना है वहाँ ठंडी पड़ती होगी, और ठंडी पड़ेगी तो फिर बाल ज़्यादा लंबे उगेंगे, ज़्यादा लंबे उगेंगे तो इसकी वीविंग आसान होगी, यानी कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पश्मीना गोट के बाल भी किस श्रेणी में आएंगे? एनिमल फाइबर की श्रेणी में आएंगे। और इसके बालों से जो है, जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं पश्मीना शॉल,
ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, कश्मीर में बनता है। अब तो जब आप पैटर्न समझ गए हैं तो ऊँट कैसे छूट जाएगा, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ऊँट पाए जाते हैं उनके भी बाल लंबे होंगे, तो फिर हम लोग उसकी वीविंग करेंगे और उससे हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ जो है ऊँट के बाल भी एनिमल फाइबर की श्रेणी में आएंगे। अब इसके बाद देखिए खरगोश, तो खरगोश के बाल भी लंबे हैं, तो ये भी एनिमल फाइबर की श्रेणी में आएंगे। और उसके बाद आ गया पिग, तो अगर पिग के बाल भी लंबे हैं तो वो भी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, एनिमल फाइबर। उसके बाद आपके सिर पे जो बाल हैं वो भी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, लंबे हैं, तो वो भी एनिमल फाइबर ही हैं। तो बच्चों आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्लास 8th के टॉपिक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने फाइबर की डेफिनेशन देखी। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फाइबर। फिर हमने इसके टाइप्स को देखे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये किस कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इस आधार पे ये दो प्रकार के हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर का मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेचुरल फाइबर तो नेचर में हमारे प्लांट और एनिमल दो चीज़ें हैं, तो ठीक वहीं से हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन फाइबर को हम लोग प्लांट से प्राप्त करेंगे उन्हें प्लांट फाइबर कहेंगे, जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर। और उसके बाद जिन फाइबर्स को हम लोग एनिमल से प्राप्त करेंगे उन्हें हम एनिमल फाइबर कहेंगे, जैसे कि सिल्क और वूल। इसके अलावा भी बहुत से एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो भी होगा वो प्लांट या एनिमल की श्रेणी में डाला जा सकता है। अब एक और एग्जांपल आपको बताएं, डाइटरी फूड्स में, जैसे कि आप भिंडी खाते हैं या सहजन खाते हैं या पका आम खा रहे हैं, तो जो उसके रेशे हमारे दांत में फंस जाते हैं वो भी प्लांट फाइबर ही हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, कोई समस्या हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और ये भी बताइएगा कि कोई नई जानकारी हो तो वो भी बताइए, ताकि हम उसे नई इसमें ऐड कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।